नमस्कार दोस्तों, 9 अक्टूबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं आज, देखते हैं कौन कौन सी है। पहली, टाटा विंस एयर इंडिया। तो ये जो टाटा सन्स की सब्सिडरी है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, इट वॉज द विनिंग बिडर ऑफ द डेप्ट लेडन नेशनल कैरियर। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी छोटी सी। तो कुल मिला के यहाँ पे आप कह सकते हो कि 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को 100% ओन कर लिया है टाटा सन्स ने। एयर इंडिया के साथ साथ कुछ और ब्रांड जैसे कि इंडियन एयरलाइंस, अब वैसे तो इंडियन एयरलाइंस पहले ही मिल गई थी एयर इंडिया के अंदर, महाराजा, ये सब आ गया है किसके पास? एयर इंडिया के पास। इनफैक्ट ये जो इंटरनेशनल लो कॉस्ट एयर इंडिया एक्सप्रेस है, ये भी 100% आ गई है अब टाटा के पास। और ये जो एयर इंडिया सैट्स है, इसका 50% आ गया है टाटा के पास। कुल मिला के जो टोटल डेप्ट था, बैलेंस डेप्ट 46,262 करोड़ का। अब हुआ यह है कि जो अभी आउटस्टैंडिंग डेप्ट है, पहले तो क्या है कि सारा का सारा डेप्ट 2017 में बिडर के मत्थे मरने की कोशिश की थी सरकार ने, तो उस समय पे किसी ने बिड डाली नहीं। इस बार टाटा ने बिड डाली है। टाटा ने केवल 18,000 करोड़ दिए हैं। इस 18,000 करोड़ में से 27 करोड़ तो कैश दिए गए सरकार को और 15,300 करोड़ का डेप्ट अडॉप्ट करेगी टाटा। तो ये 15,300 का डेप्ट अगर आप हटा दो तो 46,262 करोड़ का डेप्ट और बचता है। अब इस 46,262 करोड़ के डेप्ट को ट्रांसफर किया जाएगा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को, जिसका नाम है एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड। इस एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को 46,000 से ज्यादा करोड़ के डेप्ट को हैंडल करना है। ये डेप्ट कहां से हैंडल करेगा? तो टाटा से जो 27 करोड़ रुपए कैश आने हैं वो यहां पे डाले जाएंगे, प्लस ओवरऑल जो नॉन कोर एसेट्स टाटा के पास नहीं जा रहे हैं एयर इंडिया के, वो भी लगभग 14,718 करोड़ के हैं, वो यहां पे डाले जाएंगे। तो कुल मिला के उसके बाद भी जो सरकारी आप कह सकते हो घाटा निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 28,844 करोड़, 28,844 करोड़। बट जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि सरकार इस घाटे को उठा रही है रीजन में कि वो और अब एयर इंडिया को टेकअप नहीं करना चाहते। टाटा सन्स की बात की जाए तो इनके पास एयर एशिया का 84% स्टेक है और एयर एशिया का इंडिया में मार्केट स्टेक है 5.2%। टाटा का विस्तारा में 51% स्टेक है और विस्तारा के पास डोमेस्टिक मार्केट का शेयर है 8.3%। एयर इंडिया के पास मार्केट शेयर है 13.2%। तो ओवरऑल इंडिया के मार्केट में टाटास के पास शेयर आ जाएगा 26.7%। सिर्फ इंडिगो से पीछे हैं ये। बस इन तीनों एयरलाइंस को सिंक्रोनाइज करके चलाने की जरूरत है और डेफिनेटली वो यहाँ पे टाटा चलाने के लिए कैपेबल हैं। ऑलरेडी वो बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट हैं। दूसरी बात, एविएशन इंडस्ट्री में भी वो लंबे समय से इन्वॉल्व है। रही बात एयर इंडिया के एम्प्लॉयज की, तो इन एम्प्लॉयज का क्या होगा? तो भाई एयर इंडिया के एम्प्लॉयज को बड़ा डर था कि हमें नौकरी से तो नहीं निकाल दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि ठीक है भाई, इस एक्विजिशन के 1 साल तक तो आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अगर 1 साल बाद आपको नौकरी से निकाला जाएगा तो आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। इसमें जो भी आपकी ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड बनता है वो भारत सरकार आपको देगी। मतलब उसके लिए टाटा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ज्वाइन बटन दबा सकते हैं तो जरूर दबाएं दोस्तों, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट है इंडियन चाइनीज पेट्रोल्स फेस ऑफ इन तवांग। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी भाई। 13वीं राउंड ऑफ टॉक्स होने वाली कॉर्प कमांडर लेवल पे इंडिया चाइना के बीच में, और उसके बाद भी यहाँ पे एक माइनर अल्टरकेशन हो गया है। यांगसे नाम की जो जगह है तवांग सेक्टर में, वहां पे चाइनीज साइजेबल क्वांटिटी में अंदर घुसा है और वो एक इंडियन पेट्रोलिंग यूनिट के फेस टू फेस आ गए। इंडियन पेट्रोलिंग यूनिट भी कम नहीं थी नंबर्स में। इंडिया को भी पता है कि कभी भी चाइनीज इंक्रोचमेंट हो सकता है, तो इनकी पेट्रोलिंग यूनिट्स भी अच्छी खासी होती हैं और ये पेट्रोलिंग एक्टिविटीज दोनों साइड्स करती हैं और कभी कभी फेस ऑफ हो जाता है। शायद कुछ माइनर स्कफल हुआ हो, शायद कुछ लात घूसे चले हो यहाँ पे, और उसके बाद चीजें यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दी गई। ऐसा बोला गया है कि कुछ प्रॉपरली सेट मैकेनिज्म है एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल के हिसाब से इस प्रकार की चीजों में, इस प्रकार के जब माइनर इंगेजमेंट्स होते हैं तो कैसे बैक ट्रैक करना है, कैसे डिसंगेज करना है, इन सब चीजों के बारे में प्रॉपर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके हिसाब से यहाँ पे डिसंगेजमेंट हो गया। तो बस ये छोटी सी न्यूज है। ओवरऑल इससे एसोसिएटेड पहले की इन्फॉर्मेशन कि भाई उत्तराखंड में भी 100 चाइनीज ट्रूप्स घुसाए थे बाराहोती सेक्टर में, और अभी भी ये जो देवसांग प्लेन्स का इलाका है, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11, 8, 12, 13, वहां पे इंडियन सोल्जर्स के पेट्रोलिंग प्रोटेंट को ब्लॉक कर रखा है। ये देवसांग प्लेन वाला इलाका दौलत बेग ओल्डी के बहुत पास है। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में भी अभी के लिए डिसएंगेजमेंट हो गया, बट बहुत सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज बाकी हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैंने कई बार आपसे वैसे भी डिस्कस की है। जनरल स्टडीज पेपर 3 के रिस्पेक्ट से न्यूज इंपॉर्टेंट है। तीसरी न्यूज, कम्यूटिंग टू स्कूल आर रिस्की पाथ फॉर किड्स। देखिए, एक स्टडी निकल के आई है, नेशनल स्टडी ऑन सेफ कम्यूट टू स्कूल। ये जो स्टडी है, नेशनल स्टडी ऑन सेफ कम्यूट टू स्कूल, इसको पब्लिश किया है सेव लाइफ
फाउंडेशन मर्सिडीज बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया ने, इस पर्टिकुलर सेव लाइफ फाउंडेशन मर्सिडीज बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया ने जो नेशनल स्टडी ऑन सेफ कम्यूट टू स्कूल निकाली है, इसमें भाई वो जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस आते हैं, उनकी सेफ्टी को किस प्रकार से नुकसान है हमारी रोडों से, इसके बारे में बातचीत की गई है। अगर बच्चों की सेफ्टी की बात करो तो बच्चों को सिर्फ आपको कोरोना से नहीं बचाना है, बच्चों को आप ओवरऑल सेफ्टी देखोगे। सेंसस 2011 के हिसाब से 50 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं इंडिया में 18 साल से कम की उम्र पे, और जब वो स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस आते हैं तो पुअर रोड प्लानिंग के चलते, लिमिटेड इन्फोर्समेंट और पुअर ट्रैफिक बिहेवियर के चलते 14 सिटीज में इनकी जान खतरे में, दे आर एट रिस्क। और ये रिस्क पैंडेमिक की वजह से और बढ़ गया है। तो ये रिपोर्ट क्या आइडेंटिफाई कर रही है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई ये कर रही है कि भाई सेफ कम्यूट, नेशनल स्टडी ऑन सेफ कम्यूट टू स्कूल, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से वापस आ रहा है, उस समय पे उसको कितना खतरा है। तो इस कंटेक्स्ट में रिपोर्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे, बस ये याद रखिए कि सेव लाइफ फाउंडेशन मर्सिडीज बेंज रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट निकाली है, नेशनल स्टडी ऑन सेफ कम्यूट टू स्कूल। इसका ये बोलना है कि भाई सेंसस 2011 में 50 करोड़ से ज्यादा 18 साल से कम की उम्र के बच्चे थे जिनको स्कूल जाने में और आने में कठिनाई है, उनकी जान को खतरा है ड्यू टू पुअर रोड प्लानिंग, लिमिटेड एनफोर्समेंट और पुअर ट्रैफिक बिहेवियर। ये नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो, किसी कन्वीनियंट सी जगह पे इस इंफॉर्मेशन को चेप देना, नंबर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये वाला टॉपिक जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन में काम का है। चौथा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, पीएम मोदी टू लॉन्च इंडियन स्पेस एसोसिएशन। मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ये क्या है? इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज, स्पेस और सैटेलाइट कंपनीज का ग्रुप है। 11 अक्टूबर को वर्चुअल इवेंट में इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया जाएगा। इस इंडियन स्पेस एसोसिएशन में इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज भी हैं और ग्लोबल कॉर्पोरेशंस भी हैं, वो कंपनीज जिनके पास स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज में एडवांस कैपेबिलिटी है। कौन कौन है इसके फाउंडिंग मेंबर इंडियन स्पेस एसोसिएशन के? भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड ट्रूब्रो, नेल्को जो कि टाटा ग्रुप है, वन वेब, मैप माई इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज एंड अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कुछ और कोर मेंबर्स हैं यहाँ पे, गोदरेज, ह्यूग्स इंडिया, अजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, बीईएल, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मक्सार इंडिया। अच्छा, यहाँ पे ओवरऑल सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फॉर डिफेंस एलएनटी एनएक्सटी, ठीक है। देखिए, एलएनटी एनएक्सटी के जो कंपनी का जो सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फॉर डिफेंस है जयंत पाटिल, इसको पहला चेयरमैन बनाया गया इंडियन स्पेस एसोसिएशन का। तो ये जो जयंत पाटिल का नाम है, ये किसी पीसीएस या एसएससी टाइप के वन लाइनर्स में पूछा जा सकता है। और ये जो भारतीय एयरटेल चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर है राहुल वत्स, इसको बनाया गया वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन नहीं, ज्यादातर केसेस में चेयरमैन ही पूछते हैं, हालांकि दोनों नाम अपने दिमाग में रखिएगा। सवाल उठता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंडियन स्पेस एजेंसी करेगी क्या? तो भाई, प्राइम मिनिस्टर का विजन है आत्मनिर्भर भारत, और ये आत्मनिर्भर भारत स्पेस के फील्ड में भी अप्लाई होता है। तो इंडियन स्पेस इंडस्ट्री की कलेक्टिव वॉइस बनेगा इंडिया के अंदर इंडियन स्पेस एजेंसी। तो पॉलिसी एडवोकेसी के थ्रू जितने भी इंडिया के स्पेस इस सेक्टर में स्टेक होल्डर्स हैं, उनको मदद करेगी इंडियन स्पेस एजेंसी। उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट के साथ इंगेज करेगी इंडियन स्पेस एजेंसी। इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश करेगी इंडियन स्पेस एजेंसी। ठीक है भाई, फिर आगे बात की जाए इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा प्लेयर है, आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस इंडस्ट्री में 500 से ज्यादा प्राइवेट सप्लायर्स हैं, बहुत सारी बॉडीज है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। फिर प्राइवेट सेक्टर भी आप कह सकते हो कि 21वीं शताब्दी में काफी इंक्रीज रोल पा रही है इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के अंदर। हमारी सरकार खुद प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रही है। यूएस का एग्जांपल देखते हुए हम स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर को लेके आ रहे हैं। 2019 में इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री थी $7 बिलियन पे, जो कि वर्ल्ड की स्पेस इंडस्ट्री का 2% था। जनरल स्टडीज पेपर 3 स्पेस रिलेटेड न्यूज में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अनाउंसमेंट। देखिए, फिर से 3 मेंबर की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसने एकोमोडेटिव स्टांस को जारी कर रखा है। फिर से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और यहाँ पे एकोमोडेटिव स्टांस को जारी रखा गया और पहले के ही रेपो रेट, एमएसएफ रेट, इन सबको कंटिन्यू किया गया। रिवर्स रेपो रेट पहले की तरह ही 3.35% पे, रेपो रेट अभी भी 4% पे। ओवरऑल इसको बढ़ाने की बात की जा रही थी ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोल रही है कि इन्फ्लेशन चेक में है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए प्रिडिक्ट किया है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन होगा वो 5.3% होगा। इसका 2 से 6% की रेंज में रहना बहुत जरूरी है। अपर एंड 6% के पास पहुंच रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि एकोमोडेटिव स्टांस आरबीआई को नहीं रखना चाहिए, आरबीआई को थोड़ा टाइट मनी पॉलिसी स्टांस रखना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन कम हो सके। लेकिन सरकार का बोलना है कि टाइट मनी पॉलिसी रख देंगे, अगर मार्केट में पैसे के फ्लो को, लिक्विडिटी के फ्लो को कम करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो एकोमोडेटिव स्टांस को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है।
फिर यहाँ पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये भी बोलना है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में फूड इन्फ्लेशन कम होगा, क्योंकि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बम्पर होगा और फूड की कोई कमी नहीं होगी मार्केट में, तो फूड इन्फ्लेशन भी यहाँ पे कम बताया जा रहा है। मतलब ये सब यहाँ पे आप कह सकते हो कि दे आर प्रेडिक्शंस ऑफ आरबीआई मॉनेटरी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के प्रेडिक्शन सही होंगे या नहीं होंगे, आगे आने वाले समय में पता चलेगा। पिछले 8 बार से लगातार जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिल रही है, उन्होंने पॉलिसी रेट्स पे स्टेटस को रखा है, मतलब पॉलिसी रेट्स को बदला नहीं है, उन्होंने अपना पॉलिसी स्टांस अकोमोडेटिव ही रखा है। ठीक है भाई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जीडीपी फोरकास्ट क्या है? इनका बोलना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 9.5% जीडीपी बढ़ेगी। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जीडीपी इंक्रीज होगा 7.9%, Q3 के लिए 6.8%, Q4 के लिए 6.1%। ठीक है भाई, देखते हैं इनके प्रोडक्शंस कितने सही होते हैं। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में चीज काम आएगी। हालांकि मैं बता दूं, इन प्रोडक्शंस के बाद अगले 1-2 दिन में जो एडिटोरियल आएंगे ना, वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को गरियाया ही जाएगा, ये बोल के कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इकोनॉमी को गर्त की तरफ लेके जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बाद में कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये सब बातें चलती रहती हैं। नेक्स्ट, अफगान मॉस्क अटैक। भाई अफगानिस्तान में तालिबान ताकत में जरूर आ गया है, लेकिन टेररिस्ट अटैक वहां पे जारी है। एक सुसाइड बॉम्बर ने अफगानिस्तान की नॉर्थ ईस्टर्न कुंडुज प्रोविंस में मॉस्क के अंदर जाके बम फोड़ दिया और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस्लामिक स्टेट ने। ऐसा बोला गया कि 46 लोगों की जान चली गई, 143 लोगों को यहाँ पे चोट लगी है, 70 से 80 लोगों के बीच में डेथ टोल हो सकता है। यूनाइटेड नेशन मिशन ने अफगानिस्तान का बोलना है कि भैया एक बड़ा डिस्टर्बिंग पैटर्न वायलेंस का अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बताई जा रही है, इस्लामिक स्टेट की बात की जाए तो इस्लामिक स्टेट है सुन्नी मुस्लिम्स, और यहां पे जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है इन टेररिस्ट अटैक्स में वो शीट मुस्लिम्स है। ये जो बॉम्बर था, सुसाइड बॉम्बर, इसका नाम था मोहम्मद अल उइगुरी। ये चाइना की जो मुस्लिम माइनॉरिटी है ना, उइगुर, उस कम्युनिटी का है। तो ये जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, ये शिया मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये जो कुंडूज की लोकेशन है, तजिकिस्तान के बॉर्डर के पास है, और यहाँ पे काफी साइजेबल अमाउंट में शिया माइनॉरिटी रहती है। अफगानिस्तान की टोटल आबादी का 20% शिया माइनॉरिटी है। जो हजारा कम्युनिटी है ना अफगानिस्तान की, वो शिया कम्युनिटी है। नंबर 1 सबसे बड़ी कम्युनिटी कौन है अफगानिस्तान की? पाश्तून। नंबर 2 पे तजीक्स, नंबर 3 पे हजारा। हजारा कम्युनिटी के लोगों को तालिबान ने भी मारा है और यहाँ पे इस्लामिक स्टेट भी उनके ऊपर पड़ गया है। तो ये जो सुसाइड बॉम्बर था, ये उस मॉस्क में गया जहां पे शिया लोग पूजा कर रहे थे और काफी सारे लोगों की जान चली गई। अक्टूबर 2017 में भी इस्लामिक स्टेट का एक सुसाइड अटैकर था, उसने शिया मॉस्क पे कब्जा, मतलब अटैक किया था, 56 लोगों की जान चली गई थी, 55 लोगों को चोटें आई थी। फिर पिछले मई 2020 में आप कह सकते हो कि काबुल में एक ब्लास्ट हुआ, 85 लोग वहां पे मरे हैं, ज्यादातर यंग गर्ल्स थी। हजारा कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट अलग अलग क्वार्टर से अटैक हुए हैं, रिलीजियस अटैक ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टेरियन स्ट्राइफ। ठीक है भाई, तो जीएस पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएंगे, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। और आखिरी न्यूज आज की, नोबेल पीस प्राइज। भाई नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2 लोगों को, एक है जर्नलिस्ट मारिया रेजा ऑफ फिलीपींस, दूसरे हैं डिमिट्री म्यूरातोव ऑफ रशिया। इन दोनों को 2021 का नोबेल पीस प्राइज मिला है फॉर द फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन कंट्रीज। तो ये जो रेजा और मुरातोव है, इनको करेजियस वर्क के लिए यहाँ पे ऑनर किया गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि ये दोनों लोग पूरी दुनिया के उन जर्नलिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि डेमोक्रेसी के लिए लड़ते हैं और फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए लड़ते हैं। रेजा की बात की जाए, जो कि फिलीपींस की है, 2012 में इन्होंने को फाउंड किया था रैपलर, जो कि एक न्यूज वेबसाइट थी। ठीक है ना। और आप कह सकते हो कि इनका क्रिटिकल अटेंशन रहता था प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटर्टे के कंट्रोवर्शियल मर्डरस एंटी ड्रग कैंपेन के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट के खिलाफ आप कैंपेन करोगे तो आपके अगेंस्ट भी क्रैकडाउन आएगा। पकड़ के इनको जेल में डाल दिया गया रेजा को। सिमिलरली रशिया की जो म्यूरातोव है, ये फाउंडर थे 1993 में एक इंडिपेंडेंट रशियन न्यूज़पेपर नोवाया गैजेटा के। और नोबेल कमेटी का बोलना है कि जो नोवाया गैजेटा नाम का न्यूज़पेपर है रशिया में, आज की डेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है रशिया का। लेकिन यहाँ पे नोबेल कमेटी के ऊपर यहाँ पे सवाल भी उठ गया है। एक रिपोर्टर ने नोबेल कमेटी जो कि पीस प्राइज को डिसाइड करी थी, उससे पूछ लिया कि भाई ये अबे अहमद इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर को कौन से हिसाब से आपने नोबेल पीस प्राइज दे दिया। एक्चुअली में इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर ये जो अबी अहमद है, शुरुआत में इन्होंने एरिट्रिया के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जिसके चलते इनको शांति का दूत समझा गया। लेकिन बाद में जब टिग्रे पीपल के अगेंस्ट एक वायलेंस कैंपेन चलाया यहाँ पे अबी अहमद ने, तो इनके क्रेडेंशियल्स पे शक किया जाने लगा और बोला गया कि इनको नोबेल पीस प्राइज सही तरीके से नहीं दिया गया। अभी रिसेंटली मेडिसिन में नोबेल पीस प्राइज दिया गया, फिजिक्स में दिया गया, केमिस्ट्री में दिया गया और लिटरेचर में दिया गया यूके बेस्ड तंजानियन राइटर अब्दुल रजाक गुरना को।
मैं पहले बता चुका हूँ, मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसको गया है, फिजिक्स का किसको गया है, केमिस्ट्री किसको गया है। काफी न्यूज में वन लाइनर्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछी जा सकती है, कहो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ दे जाए, हालांकि अब शायद प्रीलिम्स में ना पूछा जाए, पेपर तो ऑलमोस्ट बन ही चुका हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत जाइएगा, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प